Okay, guys. So we are starting with question number 15. Rohit, Kunal, and Sarthak are partners in a firm. They decided to dissolve the firm, pass the necessary journal entries for the following after various assets and थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. जब ये चीज़ लिखा होता है इसका मतलब क्या हुआ? स्टेप नंबर 1 हो गया है. स्टेप नंबर 2 से हमें स्टार्ट करना है. अगर स्टेप नंबर 2 का कुछ दिया हो, स्टेप नंबर 2 इज ऑल अबाउट, स्टेप नंबर 2 इज ऑल पार्टनर्स लोन का कोई भी पैसा हो देना है तो पार्टनर्स लोन टू बैंक, और लेना है तो बैंक्स टू पार्टनर्स लोन. कुणाल अग्री टू पे हिज वाइफ लोन ऑफ हाउ मच? 6,000. सर उसकी वाइफ का लोन है और कुणाल अग्री कर रहा है, तो इसका मतलब हमें किसको देना पड़ेगा? कुणाल को देना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि भाई कुणाल ने दे दिया मतलब फर्म को कुछ देना नहीं है. अगर कुणाल अग्री कर रहा है कि उसकी वाइफ का लोन वो दे देगा तो हमें किसको देना पड़ेगा बताइए? कुणाल को. तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए फर्स्ट की? इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. क्यों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट? क्योंकि नुकसान हो गया. कितना? 6,000. टू विच अकाउंट गाइस? कम ऑन. कनाल है या कुणाल है? कुणाल ही है ना. टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट. कितना होगा जाएगा बताइए? 6,000. क्या है फर्स्ट एंट्री को डाउट? सेकेंड 60,000 या 6,000? तो पहले ही बोल लिया करो ना. बोल. पहले स्टेप में रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता था, ये थर्ड स्टेप में हमें उसे पे ऑफ भी तो करना है. फर्स्ट स्टेप में वी यूज टू ट्रांसफर दिस अकाउंट टू रियलाइजेशन. सेकेंड स्टेप पार्टनर्स के लोन को चुकाना. तीसरा स्टेप हमारा यही है कि अब जो भी एसेट है उसे कितना आएगा, जो लायबिलिटी है उसे कितना देना है. दैट इज आवर थर्ड स्टेप. हम वही कर रहे थे टाइम से. सेकेंड, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फॉर्म्स कितना था? क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ हाउ मच? 8,000 आउट ऑफ द टोटल फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ हाउ मच? 28,000 इन सेटलमेंट. ठीक है, उसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर कोई लायबिलिटी का सेट ऑफ कोई एसेट से हो उसकी कोई एंट्री. रिमेनिंग क्रेडिटर्स, अब कितने रिमेनिंग क्रेडिटर्स है? 40 में से 10 गए तो कितने क्रेडिटर्स बचे? 30,000. अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ, अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच? 10%. 10% का डिस्काउंट है, तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स को डिस्काउंट दिया मतलब बाकी का पैसा उसको हमने दे दिया. सर फर्नीचर का कुछ लेना देना है नहीं, तो भाई 30,000 को 10% का डिस्काउंट दिया मतलब कितना पे कर दिया मतलब बताइए? 27,000. तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट बताइए? 27,000 टू बैंक अकाउंट. कितना अमाउंट बताइए? 27,000. क्या ये चीज क्लियर हुआ? सर 30 कितने का था क्रेडिटर्स? 40,000. उसमें से इन्होंने क्या बोला था कि 10,000 का, कहाँ लिखा है? क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर. तो 10,000 में तो कोई सेटलमेंट किसके सामने हो गया? एसेट्स के सामने, तो उसकी कोई एंट्री. पर बाकी की 30,000 को हमने कितना डिस्काउंट दिया बताइए? 10% मतलब 3,000, तो बाकी 27,000 हमने पे कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन टू बैंक. तीसरी एंट्री, फर्नीचर जो बाकी का है, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 10 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 8,000 आउट ऑफ द टोटल फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू इन सेटलमेंट. बाकी का कुछ दिया नहीं है तो वो लास्ट में करेंगे. फर्नीचर की एंट्री हुई होगी ना, बैंक टू फर्नीचर, बैंक टू रियलाइजेशन. दूसरी एंट्री की होगी ना 20,000 की, वो हम करेंगे. रुक जाओ. कहने का मतलब क्या है गाइस कि टोटल फर्नीचर कितना था बुक्स में? ये हम जब नॉर्मल सम से तो करते ही है, ठीक है, ये अभी कर लेते हैं छोड़ा. बुक्स में फर्नीचर कितना था? 28,000. उसमें 8,000 का क्या हो गया? सेटलमेंट हो गया, उसकी कोई एंट्री आने वाली. बाकी कितनी बची? उसका कुछ भी मेंशन नहीं है. तो याद रखना हमेशा, याद रखना हमेशा कि जब कोई भी एसेट्स या कोई भी लायबिलिटी जिसकी एंट्री स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई हो, हम अज्यूम करेंगे कि उसको उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लिया. कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे. ये हम सीखेंगे जब हम फुल फ्लेज सम करेंगे, मैं वो बताऊंगा स्टेप नंबर 4 क्या है. यही है हमारा स्टेप नंबर 4 कि इफ एनी एसेट
और लायबिलिटी जो हमने ऑलरेडी बुक्स में क्या कर दिया है, राइट ऑफ, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दिया होता है, हम उसको कैसे रियलाइज करने वाले हैं। अगर उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो उसको हम क्या प्राइस पे रियलाइज करेंगे, बुक वैल्यू पे। समझ आया? देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, और वो वन एक्सेप्शन है एनी इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स का कोई रियलाइजेशन नहीं होगा अगर उसका कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 5 लाख। अब मेरी फर्म बंद हो रही है, जरूरी है कि मुझे ब्रांड का 5 लाख मिलेगा ही? क्यों नहीं मिलेगा सर? गुडविल एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू को ड्रॉप होने में वक्त नहीं लगता, इसीलिए हम उसको उसके बुक वैल्यू पे रियलाइज नहीं करेंगे। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, और वन एक्सेप्शन क्या है बताइए, इनटैंजिबल एसेट्स। बाकी कोई भी एसेट्स हो, कोई भी लायबिलिटी हो जिसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो, तो हम उसको कौन से वैल्यू पे रियलाइज करेंगे, बुक वैल्यू पे। यस, नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप में राइट ऑफ कर दिया। सेकेंड स्टेप, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करे तो ठीक, अदरवाइज भूल जाओ। ओनली इनटैंजिबल एसेट्स, उसका लॉजिक भी मैंने बता दिया। फर्स्ट स्टेप में राइट ऑफ कर देंगे, फिर बात खत्म। अगर रियलाइज हुआ तो स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, नहीं हुआ तो रियलाइज नहीं करेंगे। क्लियर? उसका लॉजिक भी मैंने बताया है ना। मैंने बुक्स में ऑलरेडी 5 लाख की गुडविल ली है। अब कोई मेरी फर्म बंद हो रही है, इसका मतलब मेरी गुडविल खत्म हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, तो बताइए कितना रियलाइज करूंगा इसमें पार्ट 2 में? 20,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, बैंक टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट, 20,000 एंड 20। कैच इज क्लियर? कोई डाउट? तीसरी एंट्री, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं तीसरी एंट्री। थर्ड करना है ना। रोहित had given a loan of 70,000 to the firm which was duly paid. सॉरी, अच्छा क्वेश्चन आगे है जो मैंने लिखा नहीं है। क्या लिखा है? रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। कितना पे किया है? 68,000 हैज बीन पेड इन सेटलमेंट, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात सिंपल है गाइस कि रोहित का लोन तो कितने से डेबिट होगा? रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70 पे, तो रोहित का लोन तो कितने से डेबिट होगा बताइए? 70, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में तो नहीं राइट ऑफ हुआ है, तो सेकंड स्टेप है, तो रोहित का लोन तो 70,000 से डेबिट होगा। बट उसको पे कितना किया गाइस हमने, कम ऑन, तो टू बैंक कितना हो जाएगा बताइए? 68,000। सर समझ आ रहा है ना? रोहित का लोन पूरा डेबिट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो स्टेप नंबर 1 में आया ही नहीं है। 68 पे किया, 2,000 पे नहीं किया, वो फायदा हो गया, उसे हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे गाइस, कम ऑन, रियलाइजेशन। कितने अमाउंट से? 2,000। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये सबको समझ आया? ओके, डी, क्या ये क्वेश्चन बराबर है? अ मशीन वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन बाय कुणाल अट वेर इट वॉज एक्सपेक्टेड अ वैल्यू वॉज 5,000। एक्सपेक्टेड से कोई मतलब नहीं, जो मिला वो फायदा, जो नहीं मिला वो नुकसान। तो फोर्थ की एंट्री क्या होगी गाइस? बहुत सिंपल है, तो फायदा हुआ तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, फायदा हुआ ना, तो रियलाइजेशन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना? 3,000। और किससे फायदा हुआ, कौन लेके जा रहा है? तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बताइए? 3,000। सर समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट एंट्री which is an E. The firm had a ओके, फिफ्थ एंट्री बोलो क्या है? ओके सो गाइस नेक्स्ट एंट्री ध्यान से सुनो। द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 का स्टॉक था। 25% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स ऑफ 70,000। 25% इसका स्टॉक कितना है बताइए? 25% होगा 60,000। तो 60,000 कौन ले गया बताइए? क्रेडिटर्स। अब इसकी कोई एंट्री आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एसेट हैज बीन सेट ऑफ अगेंस्ट लायबिलिटी।
द रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रोहित। तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है बताइए? 1 लाख। कौन ले गया? रोहित ले गया at 80% ऑफ कॉस्ट। सर at 80% ऑफ कॉस्ट मतलब इसका 80%, तो इसका 80% कितना होता है? 18 8 सा 1,44,000। मुझे एंट्री खाली किसकी पास करनी है बताइए? 1,44,000 की। फायदा हुआ तो 2 क्या लिखूंगा बताइए? रियलाइजेशन कितना? 1,44,000। किससे लेना है ये पैसा? तो रोहित का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 1,44,000। समझ आ गया? क्या ये सबको क्लियर हुआ? ये हमारी ई एंट्री थी क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम लास्ट एंट्री करने वाले हैं विच इज एफ एंट्री। इसमें फर्म को कितना पे करना पड़ेगा? सिंपल है यार, सार्थक ने क्या पे किया मुझे क्या मतलब है? मैं कितना पे करने वाला हूँ सार्थक को? 15,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? रियलाइजेशन टू व्हाट? सार्थक कैपिटल। कितना अमाउंट होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या खर्चा किया है। 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। इज दैट क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 डन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म of Tina and Reena after the various assets other than cash and bank and external liabilities have been transferred to realization account। मतलब realization account में कर दिया, मतलब स्टेप नंबर 1 इज डन। अब हमें क्या एंट्री पास करनी है? जर्नल एंट्रीज ना, 6 जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहली जर्नल एंट्री, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 20,000 वर पेड। कुछ नहीं करना है, रियलाइजेशन टू बैंक। थोड़ा फटाफट करेंगे। रियलाइजेशन टू बैंक कितना अमाउंट बताइए? 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। सेकेंड, द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 80,000। ठीक है, टीना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच? while the remaining stock was sold for 52,000। तो सर 80,000 का आधा कितना होता है? 40,000। 40 का वो कितने में ले गई? 40,000 का 20% होता है 8,000, मतलब कितने में फायदा हुआ? 32,000। तो टू रियलाइजेशन, अब मेरी बात सुनो, 32,000 तो हुआ फायदा। सर कैसे समझ आया 32,000 का फायदा? सर 80,000 का स्टॉक था, 40,000 को आधा स्टॉक कितना होता है? 40, 20% डिस्काउंट मतलब 8,000 माइनस, तो नेट अपने को कितना फायदा हुआ? 32,000। और बाकी स्टॉक किसको बेचा? बेच के कितना फायदा हुआ? 52। मुझे बाकी का स्टॉक देखना ही नहीं है, मुझे 52 मिल गया। तो टोटल फायदा कितना हो गया बताइए? 84। उसमें से बैंक में कितना डेबिट करूं? 52, क्योंकि 52 का तो बेचा है ना। और दूसरा किसको दिया था? पार्टनर कौन था? तो टीनास कैपिटल अकाउंट में कितना लिखूंगा? 32,000। क्या ये पूरा अच्छे से क्लियर समझ गए? चलिए थर्ड, द फर्म हैड 100 shares of 10 each which was taken over by the partners at the market value of what in their profit sharing ratio। सर फायदा हुआ टू रियलाइजेशन, कितना फायदा हुआ? 100 शेयर्स थे, कितने में ले गया बताइए? 20 पर शेयर्स, मतलब कितना फायदा हुआ? 2,000। और वो किससे लेना है बताइए? 2 पार्टनर का नाम बताइए। एक तो टीना पता है, दूसरा कौन है? कहीं दिया नहीं है। हाँ, टीना और रीना। टीनास कैपिटल अकाउंट, रीनास कैपिटल अकाउंट, क्या रेशियो है बताइए? 3:2। तो फिर कितना हो जाएगा बताइए? 1200 और 800। इजी। फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 4,000 वो पेड बाय रीना, मतलब अपने को किसको पे करना पड़ेगा? रीना को। तो रियलाइजेशन टू रीनास कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट? 4,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट। इजी है यार। टीना had given a loan of 40,000 to the firm which was duly paid। आगे कुछ दिया हुआ है तो इसकी तो डायरेक्ट एंट्री क्या लिखोगे बताइए?
टीनास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम उसको तुरंत पे करें. दिस इज स्टेप नंबर 2. रीना अग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन ऑफ 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच. सर मुझे बताइए उसके हस्बैंड का लोन कौन से स्टेप में आया होगा? स्टेप नंबर 1. तो एंट्री क्या हो जाएगी? पे करना पड़ेगा. नुकसान हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. और किसको पे करना पड़ेगा? क्योंकि सर रीना को क्यों? क्योंकि वो उसके हस्बैंड का लोन चुका रहा है तो अपने को रीना को देना पड़ेगा. और नुकसान हो गया. बोल रचित क्या हुआ? कोई डाउट इस सब में? बेसिक लगाओ ना कैसे माँ. चलो अगला क्वेश्चन. चलिए जर्नल एंट्री का मेरे हिसाब से ये आखिरी क्वेश्चन है. धर्मार पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ हाउ मच? 12,000. ही हैड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस. तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस मुझे देखना ही नहीं है. मुझे उसको खाली क्या देना है? रेम्यूनरेशन. कितना रेम्यूनरेशन देखना है बताइए? तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? रियलाइजेशन टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट. कितना? 12,000. समझ आ गया? एंट्री क्या होगी बताइए? तो क्वेश्चन में कुछ गलत होगा. एक सेकेंड गाइस, क्वेश्चन में चेंज है. यहां पे लिखा हुआ है फर्म हैड टू बियर, राइट? तो फर्म हैड टू बियर, तो इसका मतलब एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? रियलाइजेशन टू, क्योंकि फर्म को बेयर करना है. तो फर्म का टोटल एक तो 12,000 रेम्यूनरेशन देना है और 11,000 का क्या देना है? एक्सपेंस ऑफ फर्म बेयर कर रहा है. तो टोटल नुकसान कितना हो गया बताइए? 23,000. तो रियलाइजेशन में 23,000 लिखूंगा और ये पूरा का पूरा पैसा किसको देना है? धर्म कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट? 23,000. क्या चीज क्लियर? अगला, जे अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, was allowed a remuneration of how much? 15,000. J agreed to bear the dissolution expense. J agreed na? J agreed to bear the dissolution expense. Actual dissolution expense was 60,000 were paid by Vijay, another partner, on behalf of. Okay, ध्यान से सुनो. सबसे पहली चीज, अपना खर्चा कितना है? चलिए गाइस, सेकेंड क्वेश्चन ये है जो आप टेक्स्ट बुक से रेफर करिए. सेकेंड से करना है कि थर्ड से? जे अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन एंड वॉज टू बी पेड 15,000. ठीक है, इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जे एज अ पार्टनर है, उसको हम डिसोल्यूशन का पैसा देंगे, रेम्यूनरेशन, उसमें 15,000 में खर्चे भी इंक्लूड हो चुका है. मतलब मेरे को और कुछ एक्स्ट्रा देना. Dissolution expense was 16,000 were paid by Vijay, another partner, on behalf of Jay. चलिए एंट्री लिखिए, कोशिश करिए. अरे नहीं, मैंने सुना हो, पता ऐसे ही बोल रहा है. ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म खाली कितना बेयर करने वाला है खर्चा? 15,000. तो रियलाइजेशन टू जेस कैपिटल अकाउंट कितना होगा बताइए? 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट. अब हुआ क्या कि विजय ने पे किया, तो कुछ नहीं, विजय को देंगे और जय से लेंगे. जय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जय का खर्चा है, ये अपना खर्चा नहीं है ना विजय का खर्चा है. विजय ने जय के बिहाफ पे दिया है. जय से लेंगे और किसको देंगे? विजय को. कितना अमाउंट है? 16,000 और ये 16. इसको स्टार मार्क कर दो, ये अच्छी एंट्री है. सी गाइस, दीपा अ पार्टनर वाज टू हैंडल डिसोल्यूशन. फॉर दिस वर्क शी वाज टू बी पेड 7,000 इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस. डिसोल्यूशन एक्सपेंस 6,000 हुआ, वो पेड फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट. अब मेरी बात सुनो, इस एंट्री को कैसे करेंगे? टोटल खर्चा फर्म कितना बेयर करने वाला है? टोटल खर्चा कितना पे करने वाला है? 7,000. 7,000. तो अपना नुकसान कितना हुआ? 7,000. यहां तक तो क्लियर है. तो अपना मैक्स नुकसान 7,000 हो सकता है, उसमें 6,000 हमने ऑलरेडी पे कर दिया.
तो अब पे करना कितना बाकी रह गया, 1000, जो मैं कौन से अकाउंट में लिखूंगा बताइए, दीपास कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है गाइस। टोटल खर्चा अपने को कितना बेयर करना है, 7। उसमें उसने बोला 6000 हमने अपने बैंक से पे किया तो कर दिया, तो टू बैंक, और बाकी 1000 पे करना बाकी है तो दीपा को दे देंगे। समझ आया? यस बोलिए। उन्होंने 2 अलग एंट्री लिखी, इफेक्ट वही होगा। डी, Dev, a partner, agreed to do the work of dissolution for 7500. He took the stock of same value as his commission. The stock has already been transferred to realization. फायदा हुआ। Dev, a partner, agreed to do the work of what? Dissolution for 7500. अब मेरी बात सुनो, इसकी एंट्री क्या होती है? अगर पहला होता है रियलाइजेशन 7500 टू देव्स कैपिटल 7500, ये एंट्री होती, राइट? क्यों ये एंट्री होती? देव, अ पार्टनर, अग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर हाउ मच, 7500. नाउ ही टुक द स्टॉक ऑफ द सेम वैल्यू फॉर हिज कमीशन. तो फायदा भी कितना हो गया बताइए, 7500, और देव कैपिटल क्या लिखते हैं हम लोग? तो बेसिकली देखा जाए तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. क्यों? स्टॉक रियलाइज हुआ है 7500 का, वो क्यों नहीं करूं? गाइस याद है मैंने क्या कहा था? कोई एसेट की सेट ऑफ किसके सामने होती है? लायबिलिटी के सामने, तो नो एंट्री होती है. यहां ये एसेट कौन लेके जा रहा है? भूल जा ये वाला एंट्री, छोड़ रियलाइजेशन खर्चा, भूल जा. खाली ये स्टॉक, दोनों को स्प्लिट कर दे एंट्री को, दोनों एंट्री को क्या कर दे? स्प्लिट कर दे, कि दो अलग अलग ट्रांजैक्शन. अब समझ आए? फर्स्ट एंट्री क्या लिखा है? देव, अ पार्टनर, अग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7500 एंड ही टुक द, यहां तक ही लिख. तो क्या एंट्री होती? 7500 का रियलाइजेशन टू देव कैपिटल. यहां तक क्लियर? अब दूसरा पढ़. ही टुक द स्टॉक ऑफ द सेम वैल्यू एज अ कमीशन. छोड़, ले गया स्टॉक, तो एंट्री क्या होती? तो फिर एट द एंड क्या हो रहा है? देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि एक तरफ नुकसान, एक तरफ फायदा. तो भाई मैंने अगर ये कहा है तो खाली मैं नुकसान क्यों झेलूं? फायदा भी तो हुआ 7500, क्योंकि मुझे अब देव को कुछ देना ही नहीं है. अगर ये एंट्री लिखूंगा सिर्फ, तो क्या हो जाएगा बताइए? मुझे देव को 7500 देना बाकी है, पर क्या देना बाकी है? नहीं है, क्योंकि वो क्या ले गया? स्टॉक. तो अगर सिर्फ फर्स्ट एंट्री लिखूं तो दे विल बी अ लायबिलिटी ऑफ हाउ मच, 7500. अरे हाँ या ना? पर क्या एक्चुअली देव को कुछ 7500 मुझे देना बाकी है क्या? नहीं. तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने दो अलग अलग एंट्री कराई, ताकि तुम्हें पता चले कि इसकी कोई एंट्री होगी नहीं. इसका कोई एसेट लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ नहीं हुआ है. इसमें एक खर्चा है और एक वो एसेट ले गया है. इसीलिए इसको डायरेक्टली मत कंक्लूड करो, दो अलग अलग एंट्री पास करो, अपने आप पता चल जाएगा कि इसके अंदर नो एंट्री होगी. डायरेक्टली कंक्लूजन ड्रॉ मत करना, दो अलग अलग स्प्लिट करो, उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो देयर विल बी नो एंट्री. डायरेक्टली मत करो, गलतियां होगी. समझ आया? क्लियर है ये चीज? बोल ब्रो. एग्जाम में ये दिखा के नीचे लिख दे नो एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अलग से वर्किंग कर ले, फिर यहां पे लिख दे नो एंट्री. समझ आ गया? एट द एंड आंसर तो नो एंट्री लिखना पड़ेगा तेरे आंसर्स में, राइट? कहने का पर्पस ये क्यों करा रहा हूं, इसका एसेट और लायबिलिटी के सेट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है. ये दो अलग ट्रांजैक्शन को इन्होंने क्या कर दिया है? मर्ज. समझ आया? इसको स्टार मार्क कर दो. अच्छा है. ई, Jeev, a partner, agreed to do the work of dissolution for which he was allowed a commission of how much? 10,000. He agreed to bear the dissolution expense. Actual dissolution expense paid by Jeev was how much? And these expenses were paid by Jeev by drawing the cash from the firm. तो फर्म से कितना कैश गया? अच्छा, तुम दो अलग एंट्री भी लिख सकते हो, एक मर्ज एंट्री भी लिख सकते हो. एक में मैंने पूरी मर्ज एंट्री सिखाई थी, मैं दो अलग अलग एंट्री लिख लेता हूँ. इज दैट क्लियर? तुम दोनों में से कोई भी कर सकते हो. पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी? डिसोल्यूशन करने वाला था कमीशन, तो रियलाइजेशन टू
टू जीव्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट बोलो? 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, इस पे कोई डाउट? दूसरा क्या होगा? उसने फर्म से कितना निकाला? 12,000 निकाला, टू कैश 12,000, और जीव कैपिटल में मैं क्या लिखूंगा बताइए? डेबिट कितना लिखूंगा बताइए? 12,000। तुम सेपरेट एंट्री पास करना चाहते हो, कोई तकलीफ नहीं है, दिस इज मच बेटर अगर तुम डायरेक्ट एंट्री से कंफर्टेबल नहीं हो। यस, बिकॉज मैं खर्चा क्यों बेयर करूं? खर्चा जीव बेयर करेगा। हाँ, तो कैश क्रेडिट, और वो खर्चा मेरा है। अगर खर्चा मेरा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। खर्चा किसका, कौन बेयर करेगा? जीव, तो जीव बेयर करेगा ना, मैं क्यों करूं? अरे समझा? अरे ब्रो बहुत सिंपल है ये। इस एंट्री को ना, तुम जब दो एंट्री आती है विद रिस्पेक्ट टू रिजोल्यूशन और पार्टनर, दोनों को स्प्लिट कर दो और दोनों अलग अलग समझो। समझ आया? मेरा इतना खर्चा है, मैंने जीव को देना है। जीव ने मेरे फॉर्म से कितना विड्रॉ किया? 12,000। वो मेरा खर्चा नहीं है, तो मैंने किसको डेबिट किया? जीव। मेरा खर्चा होता तो रियलाइजेशन। सिंपल। एग्जाम में 3-4 मर्ज करके डाल सकते हैं, उसको स्प्लिट करना सीखो। इज दैट क्लियर गाइस? अच्छा क्वेश्चन है 18th, तो कर देना। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अ फुल फ्लेज क्वेश्चंस। ओके, सो वी आर डूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 19। मैं चेक कर लेता हूँ सब सही है ना? परफेक्ट, चलिए। सो वी आर डूइंग विथ क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर हमें रियलाइजेशन का क्या बनाना है बताइए? अकाउंट। तो यहां से हम तीनों स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। व्हाट इज स्टेप नंबर 4? मैंने आप बता दिया। स्टेप नंबर 4 है कि अगर कोई एसेट और कोई लायबिलिटी जो हमें रियलाइज करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ नहीं दी गई हो बताइए? एडजस्टमेंट में। कहाँ नहीं दी गई है? तो फिर हम उसको क्या वैल्यू पे रियलाइज करेंगे? बुक वैल्यू। ओनली वन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन क्या है? इनटैंजिबल एसेट। बस ये 4 स्टेप से रियलाइजेशन खत्म। इसमें हमें रियलाइजेशन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक लेजर बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए, हर क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट कहां से करते थे याद है? एडजस्टमेंट और फिर बैलेंस शीट। इसके अंदर एग्जैक्ट ऑपोजिट। शुरुआत कहां से करेंगे? बैलेंस शीट, क्योंकि स्टडी स्टेप नंबर 1 एंड देन स्टेप नंबर 2 क्या होगा? एडजस्टमेंट्स। क्लियर? फर्स्ट, चलिए, कैपिटल तो हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन में आएगा नहीं। नेक्स्ट क्या बताइए? ये चाहिए सी का कैपिटल, ये डी का कैपिटल, ये ई का कैपिटल। सी का लोन है, सी का लोन क्या रियलाइजेशन में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि सी का लोन हम तुरंत पे ऑफ कर देंगे, तो उसकी एंट्री क्या होती है? सी इज लोन टू बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर? अगला, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। सर ये भूल जाना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? रियलाइजेशन किधर आ जाएगा? इधर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड दूसरा क्या लिखोगे बताए? पे गधो, स्टेप नंबर 1। भूल जाओ कोई लायबिलिटी तो फायदा, भूल जाओ एसेट नुकसान। भूलना है नहीं बांधो। 1 लाख और 2 लाख राइट ऑफ कर रहे हैं ना, यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 2 लाख। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, ये चारों आइटम मैं कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा बताइए? रियलाइजेशन। खाली ये नहीं करूंगा क्योंकि ये अलग से लेजर में जाएगा, क्योंकि स्टेप नंबर 1 के बाद हम सिर्फ 3 ही लेजर बनाते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो ये बैंक बैलेंस कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में। तो मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर, तो यहां पे क्या लिखूंगा बता? अरे टू, बोलिए, टू मशीनरी। ओके, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पहले ठीक है, टू मशीनरी, टू टू इन्वेस्टमेंट। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप लिख दो टू सन्ड्री एसेट्स, और अंदर लिख दो, चलो वैसे ही बता देता हूं कैसे लिख सकते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स, मशीनरी का वैल्यू बोलो
फिर इन्वेस्टमेंट कितना, फिर और फिर डेटर्स 3 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 3 लाख, 9,20,000। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। क्लियर? स्टेप नंबर 1 डन। कोई रिजर्व होता तो क्या करते, पार्टनर्स को बांटते। कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता, पार्टनर्स को बांटते। उसका एग्जैक्ट सेम है। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3। सर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 तो हम तुरंत ही कर लेंगे ना। कोई भी पार्टनर का अनलेस कोई एडजस्टमेंट दिया है, चेक करने का कोई एडजस्टमेंट दिया है स्टेप नंबर 2 के लिए, दिया है क्या कोई पार्टनर का लोन का? नहीं, तो हम तुरंत क्या कर देते, उस पैसे को पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देते। तो एंट्री क्या हो जाती, कुछ भी नहीं, बैंक अकाउंट में क्या लिख देते बताइए, बाय सीज लोन। क्लियर? आगे आएगा तब करेंगे, छोड़ो। मशीनरी ऑफ 3 लाख वर गिवन टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, मतलब कोई एंट्री आएगी नहीं, पर ध्यान रखना इसको आप ऐसे डैश कर देना, इसको आप इसको ऐसे डैश कर देना। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि स्टेप नंबर 4 में हमें चेक करना पड़ता है कि कोई एसेट या लायबिलिटी रियलाइज हुआ है या नहीं, तो पहले से डैश करने से इजी रह जाता है। मशीनरी ऑफ 3 लाख वर गिवन टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड फॉर हाउ मच। तो रिमेनिंग मशीनरी छोड़ो ना, रिमेनिंग मशीनरी कितना मिला, 10,000 मिला ना, खत्म ना। क्या लिखेंगे, बाय क्या मशीनरी का दे, बाय बैंक अकाउंट। अच्छा एक साथ बहुत सारे एसेट्स होंगे तो अंदर ही लिख सकते हो मशीनरी का कितना, 10,000, एक साथ बाद में लिख देंगे। समझ आया? बैंक अकाउंट आएगा ना। अब स्टेप नंबर 3 में 2 ही चीजें आएगी, या तो बैंक या तो पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? क्या हुआ रुतवा, ये वाला तो आप कब पूछते, मतलब मैं 2 बार आपसे पूछूं तो आप पूछोगे, यहां यही समझ नहीं आया या पहले वाला भी समझ नहीं आया? अरे देख, मशीनरी 3 लाख था, वो गिवन टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। कोई भी एसेट कोई भी लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ होता है तो उसकी कोई एंट्री, तो खत्म बात। अब रिमेनिंग मशीनरी, चलो कितनी रिमेनिंग बची, 1 लाख गया तो 2,20 बची। वर्क कितने में रियलाइज हुआ, हमें तो वही फायदा, हमें कितना मिला नेट 10,000, तो मैं 10,000 की एंट्री पास करूंगा ना। रिमेनिंग मशीनरी से मुझे क्या लेना देना, मुझे कितना मिला लास्ट में 10,000, तो बाय बैंक मैंने कितना लिख दिया बताए, 10,000। सिंपल। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हाउ मच, 290। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट कितना, और यहां पे क्लियर, स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 180, डेटर्स फॉर 20,000 प्रूव्ड। इसका मतलब खाली 20,000 अप्रूव्ड बैड है, बाकी का पैसा आ गया। समझ आया? सर ऐसा तो लिखा नहीं, अरे नहीं लिखा तो स्टेप नंबर 4 में आ जाता। अरे समझे? तो डेटर्स प्रूव्ड बैड, तो बाकी कितना आ गया बताइए, 80,000। सर सारे एसेट रियलाइज हो गए, हाँ। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू हाउ मच, 10,000। नुकसान क्या लिखूंगा, 2 बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। आपको हर बार लिखना पड़ेगा किस चीज का 2 बैंक, क्योंकि 3 ही लेजर है, बाय बैंक, 2 बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, तो आपको लिखना पड़ेगा कितना है, 10,000। 10,000 है ना? क्या हुआ ब्रो, क्वेश्चन सही है ना? ठीक। ओके गाइस, क्या सभी एसेट रियलाइज हो गए? हाँ, बट देखो बिल्स पेबल रियलाइज नहीं हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट में, बट बिल्स पेबल रियलाइज, तो हम उसको कौन से वैल्यू पे रियलाइज करेंगे, बुक वैल्यू। तो लिखेंगे टू बैंक, लिखोगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बिल्स, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, कैसे डन, एंड दैट्स इट। अब तुम्हें निकालना है कि हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो अभी टोटल कर लो, 390, 390 और 470, 650, 850, 950,
और लॉस है, कितना लॉस है, कितना, जो हम किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को। कौन दो पार्टनर, सी डी ई, और क्या रेशियो है, 3:1:1, राइट। तो 270 आ रहा है ना। ओके, सी डी ई का क्या रेशियो है बताइए, 3:1:1, मतलब 5, बता सकते हैं। 270 का 3:1:1, हाँ 54 है, बाकी का मैं कर लूंगा, छोड़ो। 1,62,000। इज दैट क्लियर गाइस, समझ आ गया, राइट। तो अब तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनना।